हेलो एवरीवन। क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान अरिहंत की बुक है। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए इसमें आज से इसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ऑनलाइन। तो जिसमें जो ये बुक है इसमें 4 अनुभाग दिए हुए हैं। पहले अनुभाग में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, दूसरे अनुभाग में नागरिक जीवन, तीसरे अनुभाग में पर्यावरणीय अध्ययन जिसमें हम ज्योग्राफिकली चीज़ें को डिस्कस करेंगे, और फोर्थ जो भाग है इसमें है आर्थिक विकास, यानी कि जिसमें इकोनॉमिकल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो भाग दो जो है उसमें नागरिक जीवन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पहला पार्ट है इकाई 1 केंद्र एवं राज्य सरकार। तो केंद्र एवं राज्य सरकार हम इसको आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के चैप्टर 1 से, जिसका नाम है संघीय विधायिका। संघीय विधायिका संघीय विधायिका का मतलब क्या है? भारत में एक जो संघात्मक शासन प्रणाली है जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और जो ये प्रत्येक सरकार के भी 3 अंग होते हैं, जिसमें हमारी विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका होती है उसे हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, एक ही बात है दोनों का मीन्स। तो अगर मैं इसका थोड़ा ऊपर से ही व्यू दूं आपको, तो जो विधायिका होती है या व्यवस्थापिका होती है वो किसी भी राज्य या देश के बारे में कानून बनाती है। कानून के प्रस्तावों को संसद की पटल पर या विधानसभा की पटल पर या विधानमंडल की पटल पर रखते हैं, जिससे सभी सांसद या जितने भी विधायक हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि ये प्रस्ताव कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका का तो काम ये होता है। और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम ये होता है कि उस कानून को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराना। और जो न्यायपालिका होती है, जो कानून विधायिका द्वारा बनाया गया है वो संविधान के तौर पर सही है या गलत, उसकी चर्चा न्यायपालिका में की जाती है और संविधान के अकॉर्डिंग ही उसको प्रस्ताव को पास माना जाता है। तो इन तीनों का आपसी संबंध है, तीनों में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन तीनों की जो सेवाएं हैं वो अलग अलग हैं, तीनों की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी अलग अलग हैं, तीनों एक दूसरे से पर डिपेंड नहीं रहती हैं। तो उसके आगे हम चलते हैं कि संघीय विधानमंडल को हम संसद भी बोलते हैं। तो संसद के जो संविधान है उसके पार्ट 5 में जो अध्याय 2 है, जिसमें आर्टिकल 79 से 122 यानी कि अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय विधानमंडल का वर्णन किया गया है, यानी कि संसद का वर्णन किया गया है। संसद में क्या क्या प्रावधान है, संसद किन नियम कायदे कानून से चलेगा, वो सब उसमें दिया हुआ है। और जो संसद है वो 3 पार्ट से बना होता है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। ये तीनों ही पार्ट संसद के होते हैं और इनके बिना ना तो कोई कानून बनाया जा सकता है, और इन तीनों का सम्मेलन बहुत ही जरूरी है, कुछ 1-2 प्रावधानों को छोड़कर। तो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो संसद से नीचे राष्ट्रपति, और फिर जो कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है, जैसे राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान जो भी जैसे कोई प्रस्ताव पास होता है तो किस चीज़ किन किन की आवश्यकता पड़ती है, किन किन की आज्ञा की आवश्यकता पड़ती है, उसमें राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा हो गया जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की तो चर्चा आगे की जाएगी, लेकिन मैं बता दूं कि जो लोकसभा है उसको निम्न सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसकी अवधि होती है वो 5 साल होती है, और जो राज्यसभा है उसकी अवधि 6 वर्ष की होती है, इसलिए इसको लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। लेकिन लोकसभा की जो वैधानिक जो शक्तियां हैं, चाहे उसमें
मतलब न्यायिक शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, ये मतलब किसी तरह की शक्ति हो, वो राज्यसभा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगला जो है मतलब टॉपिक आएगा हमारा लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो लोकसभा जो है ये एक निचला सदन होता है। एक वर्ड आता है सदन, मतलब जैसे संसद है, संसद में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा सदन। तो अगर हम किसी सदन की बात करते हैं तो या तो वो लोकसभा है या वो राज्यसभा है। संसद का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर बात हो रही है। सदन का मतलब या तो लोकसभा की बात हो रही है या राज्यसभा की, किसी एक की बात हो रही है। सदन का मतलब यह होता है। और सदनों वर्ड आ जाए तो दोनों की बात हो रही है। तो जैसे लोकसभा है, लोकसभा प्रथम सदन और अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन इसलिए होता है क्योंकि राष्ट्रपति इसको 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। तो ये मतलब अस्थायी सदन होता है। और लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह सांसद हैं गाजियाबाद से, तो लोगों ने वोट दिया उनको, तो लोगों ने डायरेक्ट उनको वोट दिया, तो वो एक सांसद के रूप में हमारा मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं जो प्रधानमंत्री का पद होता है भारत में, वो उसका मतलब भारत के जो प्रधानमंत्री का पद का निर्वाचन किया जाता है या नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो लोकसभा की अगला टॉपिक है लोकसभा की संरचना एवं गठन। लोकसभा की संरचना और गठन कैसे हुआ। जो हमारा मूल संविधान था, जो बाबा अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया था, तो मतलब जिसे मूल संविधान बोलते हैं, मूल संविधान उसे बोलते हैं जो सबसे शुरू में बनाया गया था। उसके बाद में संशोधन होते हैं। संशोधन मतलब अमेंडमेंट, मतलब कि सुधार, एक तरह से सुधार। कैसे मतलब संशोधन का मतलब सुधार होता है। तो उसके बाद संशोधन होते गए तो फिर उसको मूल नहीं बोला जाता है। तो जो मूल अधिक मतलब संविधान था उसमें मतलब 500 सीटों को निश्चित किया गया था लोकसभा में, जिसमें से 500 में से 500 मतलब 500 निश्चित की गई थी। और अधिकतम जो निश्चित की गई थी वो 500 मतलब 552 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 530 जो सीटें हैं वो राज्यों से संबंधित हैं, मतलब राज्य के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित हैं। और जो 20 सदस्य हैं वो संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। और जो 2 सदस्य हैं जिसे हम आंग्ल भारतीय समुदाय बोलते हैं, वहाँ से हम इनको 2 सीटों को चुना जाता है। अगर इन 2 सीटों का मतलब संसद में, लोकसभा में इनका प्रतिनिधित्व 2 सीटों का पर्याप्त नहीं है तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से इसको मनोनीत कर सकता है। मनोनीत मतलब नामित कर सकता है, मतलब अपने अनुसार इन 2 जो सांसद हैं उनको लोकसभा में नामित कर सकता है। तो वर्तमान में अगर जो हम कंडीशन देखें तो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 राज्यों से हैं और 13 जो सदस्य हैं वो हमारे संघ शासित प्रदेशों से हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हैं। और जो ये वैलिडिटी है, जैसे कि बोला जाता है कि मतलब कि आज इन 550 सीटें हैं, 552 सीटें हैं, तो मतलब ये जो टाइम पीरियड कहाँ तक डिसाइड किया जाता है, तो हर 10 वर्ष में इसको आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे रिजर्वेशन है, हर 10 वर्ष में आगे बढ़ा दिया जाता है, ऐसे इसका टाइम पीरियड है, इसे भी हर 10 वर्ष में बढ़ा दिया जाता है। जो लास्ट इसकी अवधि है वो 2026 है। लोकसभा का चुनाव या निर्वाचन विधि क्या होती है। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, आप सभी को पता है। लोकसभा का चुनाव मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग या युवा मतलब वोट देते हैं, जिससे अपना प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ठीक है। इसमें गुप्त मतदान पद्धति होती है। गुप्त मतदान पद्धति मतलब कि
वो मतलब आप अपने मतलब कि एक आप कभी देखोगे जब वोट डालने जाओगे तो एक अलग सा केबिन बना होता है, उसमें आपको गुप्त हिसाब से मतदान करना होता है, कोई और नहीं देख सकता आपसे अलग। ठीक है। और सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। ठीक है। लोग फिर आगे आगे आता है लोकसभा की अवधि। अवधि मतलब लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है। मैक्सिमम 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग कर सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के कहने से नहीं होता है। जब मतलब या तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, मतलब लोकसभा में, तो मतलब इसका सरकार गिर जाती है, या फिर मंत्रिपरिषद भंग हो जाए तो सरकार गिर जाती है, या प्रधानमंत्री के कहने से भी राष्ट्रपति केंद्र सरकार को भंग कर सकता है, अपने हिसाब से मतलब नहीं कर सकता। तो इससे आगे अगर हम देखें तो जैसे 5 वर्ष का तो इसकी अवधि होती है। अगर आपातकालीन लगा हुआ है और 5 वर्ष से ज़्यादा हो गए तो ये प्रावधान है कि इसको एक बार आपातकाल को एक बार बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और जब 1 वर्ष पूरा हो जाए आपातकाल का और कंडीशन सामान्य हो जाए तो उससे आगे 6 महीने के अंदर अंदर अगला चुनाव होना आवश्यक माना गया है, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आगे लोकसभा की गणपूर्ति क्या होता है कि गणपूर्ति ये होता है कि जैसे जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के, उसका 1/10 भाग अगर लोकसभा में है, मतलब संसद में है या लोकसभा में है, तो मतलब कार्यवाही लोकसभा की होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अकॉर्डिंग, मतलब जब मतलब एक अमेंडमेंट बिल आया था, जिसको मैंने बताया कि जिसको बदलाव भी बोलते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसमें बोला गया कि ये लोकसभा डिसाइड करेगा गणपूर्ति की मतलब संख्या क्या होगी। वैसे अगर मूल हिसाब से देखें तो 1/10 होती है। तो लोकसभा का अगला टॉपिक है लोकसभा का अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन मतलब कि राष्ट्रपति क्या होता है कि राष्ट्रपति अपने मतलब कि हर 6 महीने के अंदर एक मतलब अधिवेशन को अपने पास एक अधिवेशन को बुला सकता है। जैसे इसमें लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। जैसे बजट सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र, अगर बजट सत्र का लास्ट दिन और ग्रीष्मकालीन सत्र का पहले दिन के अंदर 6 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का ही डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कम भले ही हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, ये हमारे मूल संविधान में लिखा हुआ है। तो मतलब मैक्सिमम दोनों सत्र के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1 साल में 2 बार सत्र का अधिवेशन होना जरूरी होता है। अगला टॉपिक है लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता। लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता क्या है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो सदस्य मतलब इलेक्शन में खड़ा हुआ है, जैसे जनरल वीके सिंह हैं, मतलब जो भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र से मतलब चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, वो कम से कम भारत के नागरिक होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, उनकी जो उम्र है कम से कम 25 साल होनी चाहिए, या फिर 25 साल से मैक्सिमम कितने भी हो सकती है। जो मैक्सिमम एज है वो संविधान में नहीं लिखी हुई है। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई और पद उसके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है वो
मतलब मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब उस पर किसी प्रकार का ब्याज का काम या फिर मतलब प्रॉपर्टी में उसे दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ठीक है। पांचवा इसका है कि उसका जो संसदीय क्षेत्र में आपके में खड़ा हुआ है नेता, उसका जो मतलब नाम है किसी न किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सूची में उसका नाम होना चाहिए ज़रूर। ठीक है। तो ये हमारी कुछ योग्यताएं हैं लोकसभा के मतलब लोकसभा में जो सांसद है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके लिए। लोकसभा के पदाधिकारी मतलब पीठासीन अधिकारी, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसे पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। एक तो अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो ही उसको अध्यक्ष को मतलब सम्मिलित रूप से चुना जाता है और उनको वहाँ पर अध्यक्षता के रूप में बैठाया जाता है। ठीक है। और उपाध्यक्ष का भी चुनाव ऐसे ही किया जाता है। सभी जो लोकसभा के सदस्य हैं वो उपाध्यक्ष के तौर पर किसी एक आदमी को नामित करते हैं और उसके पक्ष में यस या नो कहकर उसे उपाध्यक्ष बनाते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो तो क्या करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले इसकी सूचना होनी चाहिए कि उनके खिलाफ एक प्रस्ताव आ रहा है संसद में उन्हें हटाने के लिए। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मतलब ये तो उनका हटाने की प्रक्रिया है। और लोकसभा अध्यक्ष की अगला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य। उनकी शक्तियां क्या हैं लोकसभा अध्यक्ष की? लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनकी शक्तियां ये हैं कि वो अपनी मतलब संसद में मतलब एक तरह से मतलब न्यायिक रूप से प्रक्रिया कराते हैं और मतलब किन प्रस्तावों को पहले पास कराना है, किन प्रस्ताव को बाद में पास कराना है, वो सब इनकी शक्तियाँ मतलब लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ होती हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो मतलब लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दूसरा जो है कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए इनका उत्तरदायित्व होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संबंधी नियमों की व्याख्या करता है। मतलब क्या नियम वहाँ पर लागू होंगे, उस लोकसभा में क्या नियम लागू नहीं होंगे, उनकी व्याख्या सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष यानी कि पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट जो है वो मतलब विशेषाधिकार, मतलब जो सदस्य के विशेषाधिकार हैं, मतलब सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं उनकी रखवाली करना भी लोकसभा अध्यक्ष का ही कर्तव्य होता है। और संसद की गरिमा बनाए रखना, लोकसभा सदन की गरिमा बनाए रखना भी लोकसभा अध्यक्ष का ही कर्तव्य होता है। संयुक्त बैठक की निष्पक्ष अध्यक्षता करना, जब भी किसी बिल पर टकराव हो जाता है, जैसे 3 तलाक पर टकराव हुआ था तो एक संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही के द्वारा ही की जाती है, लेकिन वो निष्पक्ष तरीके से की जाती है। संयुक्त बैठक का मतलब ये होता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर बैठते हैं और उस कानून के बारे में, उस बिल के बारे में, जैसे 3 तलाक के बारे में हुआ था, के बारे में सोचते हैं और जो सबसे ज़्यादा मत दे देता है जिसके पक्ष में वो पास हो जाता है, वो बिल पास हो जाता है। तो और इसका एक पॉइंट ये भी है कि जो संसदीय समिति होती हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, और आपका ये क्या बोलते हैं, लोक लेखा समिति हो गई, कार्य मंत्रणा समिति हो गई, उपकरण संबंधी समिति हो गई, नियम समिति हो गई। इन समितियों की जो अध्यक्ष हैं उनको डिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर यानी कि पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो जो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझनी है। जो इसकी फ़ोटो है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो फ़ोटो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से पढ़ना
और डिसाइड और एक चेक पॉइंट नाम से 1.1 नाम से एक एक्सरसाइज आएगी, वो आपको फेयर कॉपी में करना है। जो उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर आपको उसमें फेयर कॉपी में करने हैं। और जो भी मतलब क्या बोलते हैं कि जो भी ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए चल रही हैं 10th क्लास के लिए, चाहे उसमें सुभानपुर स्कूल के बच्चे हों, चाहे मंडोला स्कूल के बच्चे हों, आपको सबको इस पर ध्यान देना है। और जो प्रैक्टिकल मार्क्स हैं 10th क्लास के, जो ऑनलाइन क्लास में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, मतलब जो अपना काम कंप्लीट करेगा, वो उसके हिसाब से आपको कुछ हद तक नंबर दिए जाएंगे। तो आपको ये वर्क पूरा करना है। चेक पॉइंट 1.1 आपको कंप्लीट करने फेयर कॉपी में, और जितना भी आपको हो सके फेयर कॉपी में करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है और फीडबैक देना है कि हाँ जी हमने वर्क कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।